जब भारत के अमीर और संभ्रांत लोग अंग्रेज़ों के साथ मिलके पैसा छाप रहे थे और उनके पास काफ़ी ज़्यादा समय था, तो वो धर्म सुधार की बात कर रहे थे। तो इनके अंग्रेज़ों की जो पॉलिसी थी उसके सबसे ज़्यादा भुक्तभोगी लोग थे। वो अंग्रेज़ों की इस नीतियों का कैसे इसका जवाब देते हैं, उस चीज़ को हम समझने के लिए यह हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सारांश दुबे और आज हम डिस्कस करेंगे पीजेंट एंड ट्राइबल अपराइजिंग। अगर हम पीजेंट एंड ट्राइबल अपराइजिंग की हम पर्टिकुलरली बात करते हैं तो पूरे कॉलोनियल पीरियड में ऐसा नहीं था कि ये पहले से नहीं हो रहा था। इनफैक्ट हम अगर बात करें तो इसका जो इंसेप्शन था, इसका जो शुरुआत था, वो खुद मुग़ल दौर के जो आखिरी दौर था उस टाइम पे शुरू हो गया था। यानी कि 18th सेंचुरी का जो शुरुआती फेज़ था उस टाइम पे ही पीजेंट अपराइजिंग शुरू हो गया था, क्योंकि उसके पीछे वजह ये थी कि जो मुग़लों ने जो वादा किया था कि बुरे वक्त में उनसे कर नहीं लिया जाएगा, वो वादा तोड़ दिया मुग़लों ने। तो इस चीज़ का किसानों को ये चीज़ पसंद नहीं आई और उन्होंने उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया। तो एक हम कह सकते हैं कि किसान आंदोलन जो इस वक्त का डेवलप होता है भारत में, वो उतना ही पुराना है जितना खुद कंपनी का शासन। तो जब बाद में जब कंपनी का शासन भारत में आता है तो वो उसकी जो नीतियाँ रहती हैं वो काफ़ी हद तक उन नीतियों की वजह से ही काफ़ी हद तक मतलब किसान आंदोलन को भड़कने का और वजह मिल जाता है। हम बात कर रहे हैं अगर कुछ स्कॉलर्स की, तो जैसे एक डैनियल थॉर्नर नाम के और डीएन धनाग्रे नाम के 2 स्कॉलर हैं। तो ये कहते हैं कि जगह जगह पे वेरिएशंस हमें देखने को मिलते हैं किसान आंदोलन में, और ये अपने हिसाब से जो भी इन्हें मॉडल समझ में आता है वो इस हिसाब से मॉडल ये सजेस्ट करते हैं। लेकिन अगर हम ओवरऑल की बात करें तो इनका ये मानना है कि they were in the first group in this model consisted of landlord holding property rights over large estate usually consisting of several villages। तो इनके हिसाब से पहले ग्रुप में वो लोग आते थे जिनके पास ज़मीन का मालिकाना हक होता था और ये बड़ी बड़ी ज़मीनों को ओन करते थे। मान सकते हैं 3-4 गांव के आसपास, या एक्चुअल एटलीस्ट इतने कम से कम गांव तो रहे ही होंगे। फिर उसके बाद आता है तो ये लोग क्या थे कि ये लोग देवर एब्सेंटी रेंटियर क्लास विथ लिटिल और नो इंटरेस्ट इन लैंड मैनेजमेंट। ये ऐसे लोग थे जो कि बाहर से आए हुए धीकू थे और इनकी ज़मीन पे इनकी ज़मीन पे क्या हो रहा था इनका कोई मतलब नहीं था। इनका बस इतना मतलब था कि यहाँ से जितना ज़्यादा पैसा बटोर सके और अंग्रेजी कंपनी को पैसा दे के अपनी जो इसकी ओनरशिप राइट है उसको बरकरार रखें। Second group consisted of rich peasant who could again be subdivided into 2 groups, that is the rich landlord and rich tenant। मतलब वही है कि दूसरे ग्रुप में वही है अमीर किसान, और पहले ग्रुप में जहाँ पे उनके पास प्रॉपर्टी मतलब प्रॉपर्टी राइट थी, ज़मीन का मालिकाना हक था, और ये लोग जो थे ये बेसिकली सेम गांव में रह के पर्सनल इंटरेस्ट लेते थे। और जो रिच टीनेंट जो होते थे उनके पास जो है अच्छी खासी ज़मीन होती थी और ऑक्यूपेंसी राइट भी उनके पास होती थी, लेकिन ये भी
लैंडलॉर्ड को, जो ज़मींदार थे उनको पैसे देते थे। जो तीसरा जो ग्रुप होता था वो होता था गरीब किसानों का। यहाँ मध्यवर्गीय किसान कह सकते थे, जो कि एक होते थे लैंड ओनर ऑफ मीडियम साइज होल्डिंग और सेल्फ सफिशिएंट पीजेंट हु वर कल्टिवेटेड विद फैमिली लेबर, और टीनेंट विद सब्सटैंशियल होल्डिंग विद पेइंग हायर रेंट देन द अदर प्रिविलेज टीनेंट्स। और फिर इसके बाद आते थे एक चौथा ग्रुप भी था इनके हिसाब से अगर हम बात करें, तो वो था पुअर पीजेंट का, जो कि लैंडलेस बंदे थे और सबसे ज़्यादा प्रभावित यही लोग थे। लेकिन अगर हम इन सब वर्गीकरण की अगर बात करें तो इन सब वर्गीकरण का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे जब किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं तो हम एज ए जनरल उस कैटेगरी की बात कर रहे हैं कि आप ये समझ पाएँ कि जो यहाँ पे किसान थे वो अंग्रेजों के जो नीतियों से जो परेशान हुए थे, वो उसके खिलाफ उनकी जो उनके जो जन विद्रोह था वो उसको कैसे डेवलप होता है, कैसे क्या कॉम्प्लेक्सिटीज थी, तो हम उस रिलेशनशिप को समझेंगे। और ये जो थी, तो ये कॉम्प्लेक्सिटी जो थी, ये एग्रीरियन सोशल स्ट्रक्चर, ये 19वीं सदी में ज़्यादा विकसित होती है। वो खासकर आखिर के जो दशक होते हैं 19वीं सदी, वहाँ पे ज़्यादा विकसित होती है, जबकि बजाय इसके कि 1857 से पहले के। तो डेविड हार्डीमैन के टैक्सोनॉमी के हिसाब से अगर हम बात करें तो जो भारतीय कृषक समाज है उसे हम 3 हिस्सों में कैटेगराइज किए हैं डेविड हार्डीमैन ने। पहला था रूरल मैग्नेट, यानी कि ग्रामीण संभ्रांत वर्ग, जो कि जिनके पास ज़मीनें थी और ज़मीनें खूब थी, जिनके पास ऑक्यूपेंसी राइट भी थी और इस तरह के। फिर और दूसरे थे और ये भी कहा जाता है कि द रिच पीजेंट और पीजेंट फार्मर एंड द पुअर पीजेंट, ये भी एक ग्रुप था। It is often argued that the rich peasant or middle peasantry, being more independent, were always potentially the more radical element to initiate or sustain peasant rebellion. तो ये एक तर्क दिया जाता है। बट इन द लेट 18th सेंचुरी और अर्ली 19th सेंचुरी इन इंडिया, ऑल द लैंड रिफॉर्म्स and high revenue demand of the company's government has so severely affected the entire rural population that all the section of peasantry in different parts of country participated in a series of violent protests. तो अंग्रेजों के खिलाफ जो किसान विद्रोह हुए थे वो इस वजह से सभी वर्ग के किसान इसमें शामिल हुए थे कि अंग्रेजों की जो नीति थी वो ऐसी थी कि वो हर किसी का बराबर शोषण कर रहे थे। तो इसमें यहाँ पे ये वर्गीकरण चाहे हम हार्डीमैन के हिसाब से जाए या डैनियल थॉर्नर के हिसाब से जाए, ये सब बेकार हो जाता है कि कौन समाज में कितने वर्ग के किसान थे या समाज में किस किस हिसाब से वर्गीकृत था। मसला ये है कि यहाँ तक आते आते चीज़ें आ गई हैं कि अब अंग्रेज़ों की जो पॉलिसी रही है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सटॉर्टिव रही है, यानी कि शोषणकारी रही है। और इसकी वजह से किसानों के बीच में जो है एक भावना ये बन गई है कि अगर हम अपने ज़मीन को नहीं बचा पाए तो फिर सब कुछ छिन जाएगा। तो अगर हम शुरुआत की बात करें तो कहा यह जाता है कि जब राजा चैत सिंह है, जो कि ज़मींदार ऑफ अवध माना जाता है, जो अवध का ज़मींदार एक था, तो उसने 1778 और 81 के बीच में अपने डिपोज होने के बाद इसको शुरू किया था। और इसी तरह से सेम केस जाता है 1799 में वज़ीर अली ने भी ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट किया था और ये प्रॉब्लम 1830 तक चलता है।
पर अगर इसको हम थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें तो अगर इसमें हम बात करें, अगर जब पहले क्या होता था कि पहले किसानों के अंदर एक क्लास कॉन्शियसनेस या एक जिसे कहते हैं ना कि हम एक मतलब किसान वर्ग में आते हैं या कृषक वर्ग में आते हैं और ये ज़मींदार, ये अमीर वर्ग, तो इस तरीके की जो ये क्लास कॉन्शियसनेस थी पहले डेवलप इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी। तो लोगों को फिर मोबिलाइज कैसे किया जाता था, सवाल यही है। तो इस सवाल का जवाब ये है कि लोगों को इकट्ठा धर्म के नाम पे किया जाता था, कल्चर के नाम पे किया जाता था, पहचान के नाम पे किया जाता था। क्योंकि और सब रहे न रहे, धर्म एक पहचान, धार्मिक पहचान या कल्चर, संस्कृति हमेशा उनके साथ जुड़ी होती थी। तो जब भी इन्हें लगता था कि अंग्रेज़ों के किसी काम की वजह से या फिर रेवेन्यू पॉलिसी की वजह से उनके मौजूदा हालात में खतरा आ रहा है, तो वो इसी का नाम लेकर अपने आप को मोबिलाइज करते थे। तो यही चीज़ है। और इसमें हमें बहुत सारे विद्रोह हमें देखने को मिलते हैं, जैसे बुंदेला राजपूत हो गया, 1842 में इनका विद्रोह होता है। फिर 1799 में अरकोट में तिरुनेलवेली में हमें देखने को विद्रोह मिलता है। तो ये सारे इसके अलावा पॉलीग्रो का विद्रोह मिलता है। तो विद्रोह तो हमारे सामने बहुत एग्जाम्पल रहते हैं। बस बात ये है कि जो किसान होते हैं वो किस बेसिस पे, या पीजेंट होते हैं या ट्राइबल होते हैं, कबीले होते हैं, वो किस हिसाब से वो अपने आप को इंटीग्रेट करते हैं। अब जैसे एक केस स्टडी हम बताते हैं। 1783 में रंगपुर में, जो कि बंगाल में पड़ता था उस समय, वहाँ पे 1783 में एक रिबेलियन होता है जिसे रंगपुर रिबेलियन कहा जाता है। वहाँ पे क्या होता है कि रेवेन्यू फार्मिंग का दौर चल रहा था, यानी कि वारेन हेस्टिंग अपनी इजारेदारी व्यवस्था पूरे बंगाल में लागू किए था। अब इस इजारेदारी व्यवस्था में ये था कि इजारेदारी व्यवस्था में एक क्लॉज था जिसके तहत कि जिस क्लॉज के तहत अगर हम बात करें कि नियत समय के अगर सूर्यास्त के पहले अगर आपने पैसा दे दिया तो ज़मींदारी की जो ओनरशिप वो आपके तक रहेगी, और अगर नहीं दिया तो आपसे सरकार ज़मीन छीन लेगी और उसका ऑक्शन कर देगी, और जो ऑक्शन में जो भी ज़्यादा कीमत लगाएगा ज़मीन उसकी। तो ये चलता रहता था। तो अब इससे क्या होता था कि जो ज़मीन के नए मालिक आते थे उनका जैसा कि मैंने पहले अभी थोड़ी देर पहले बताया था, वो एक जिसे कहते हैं कि अब्सेंटी ज़मींदार टाइप के होते थे, यानी कि अब्सेंटी रेंटी या अब्सेंटी ज़मींदार टाइप के, यानी कि वो इस पर कर वसूल करते थे लेकिन इसके तरफ कोई ध्यान देते नहीं थे। उससे उनका कोई वास्ता ही नहीं था कि क्या यहाँ पे कैसी स्थिति चल रही है, यहाँ पे ज़मीन की खेती करने लायक है भी या नहीं है। बट उनको लगता था कि पैसा किसी तरह से हमारे पास आना चाहिए, तो वो इसके प्रयास करते थे। कोई बात नहीं। तो ये इनका एक चीज़ चलता रहता था। लेकिन तो यही इसी को देखते हुए ये इनके इस कारण से क्या होता था कि इनकी कोशिश होती थी कि चूँकि जो रेट होता था वो अगर हम बात करें तो 10/11 जो होता था, क्या प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, जो 10/11 हिस्सा होता था वो कंपनी को जाता था, EIC को जाता था, और 1/11 हिस्सा जो रहता था वो इन ज़मींदारों के पास रहता था। तो अब इस हिस्से को बढ़ाने के लिए वो भरसक कोशिश करते थे कि किसानों से ज़्यादा पैसा लिया जाए या फिर उससे ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया जाए। तो इसलिए यहाँ पे जो ज़मींदार होते थे या कॉन्ट्रैक्टर होते थे
या absentee रेंटर होते थे, रेंटी होते थे, मतलब वो एक तरीके से एक्सटॉर्शन करते थे, मतलब पैसे की वसूली करते थे। इलीगल से कई तरीके से इलीगल वसूली की जाती थी, और यहाँ पे जो रेवेन्यू डिमांड होता था वो बहुत ज़्यादा हाई रहता था। और इससे क्या होता था कि जो यहाँ के जो किसान थे उनकी हालत बहुत ख़राब होने लगी। जैसे 2 कॉन्ट्रैक्टर का नाम यहाँ पे दिया है, देवी सिंह और गंगा गोविंद सिंह। तो ये जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, ये यहाँ पे एक तरीके से अपने आतंक का शासन चला रहे थे अपने एरिया में। यहाँ के जो किसान थे, कृषक समुदाय थे, उनके खिलाफ मतलब उनसे पैसे वसूली करने के लिए जोर आजमाइश कर रहे थे। किसानों ने क्या किया कि यहाँ पे जो लोकल अदालत थी उनके पास गए इंसाफ के लिए, जस्टिस के लिए, लेकिन लोकल अदालत तो इन ज़मींदारों के जेब में भरी हुई थी, तो वहाँ से इनको कोई इंसाफ मिला नहीं। तो ये किसान इनके खिलाफ, इन ज़मींदारों के खिलाफ और अथॉरिटीज़ के खिलाफ लामबंद हो गए और इन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया। हथियार के नाम पे ज़्यादा कुछ था नहीं, बस वही पुराने तीर धनुष और तलवारें और ये सब चीज़ें थी, कुल्हाड़ा, इस तरह की चीज़ें थी। लेकिन एक शुरू जरूर किया विद्रोह की, कि एक मतलब हम अब रह नहीं सकते शांत, अब हमें विद्रोह करना होगा। अगर हमने विद्रोह नहीं किया तो हम हो जाएंगे, मिट जाएंगे पूरी तरीके से। तो अब बर्बाद होने से अच्छा है, ऐसे पड़े पड़े रह के मरने से अच्छा है कि युद्ध के मैदान में मर जाओ। तो इन्होंने विद्रोह कर दिया, और इसको लेजिटिमाइज करने के लिए सुगत बोस कहते हैं कि इसके जो लीडर थे वो अपने आप को नवाब कहने लगे और एक तरीके से अपनी सरकार चलाने लगे। देवी सिंह की अपील पे कंपनी की जो सेना थी वो आती है, यहाँ के आंदोलन को बुरी तरीके से दबाती है, और यहाँ पे फिर से जो है रेवेन्यू फार्मिंग में कुछ सुधार लाया जाता है। पर ठीक है, कुछ करते नहीं है, बस एकदम दिखाने के लिए कर दिया। खाना पुर्जी की कुछ ऐसी कहानी हमें दक्षिण भारत में देखने को मिलती है। जब टीपू सुल्तान को हटाया गया था 1799 में, तो वहाँ पे क्या होता था कि जो पुरानी जो विजयनगर एम्पायर से लाइनेज से जुड़ी हुई जो डायनेस्टी थी उसे रीइंस्टेट किया गया, उसे वापस से। तो ये जो ओल्ड रूलिंग डायनेस्टी थी मैसूर की, वो बेहिसाब पैसा वसूल करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो पहले किसानों के पास जो ज़मीन का मालिकाना हक था वो छीन लिया गया, और बेहिसाब अग्रेसिव तरीके से पैसे वसूल किए जाने लगे। तो इसके खिलाफ भी वहाँ पे विद्रोह शुरू हो गया, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मैसूर में भी प्रॉब्लम हो गई। अगर हम बात करें किसान आंदोलन की, तो यहाँ पे रिलीजन यानी धर्म जो है बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है, और एक तरह से हम बात करें तो मोबिलाइजेशन का एक बड़ा सोर्स रिलीजन ने भी प्ले किया है। और क्योंकि अगर हम बात करें 2 एग्जांपल की, तो यहाँ पे दिया भी हुआ है सन्यासी और फ़कीर। ये दोनों बंगाल में ये दोनों विद्रोह हुए थे, और ये एज अर्ली एज 1763 यहाँ पे 1763 में होते हैं, और इनका विद्रोह जो होता है वो 1800 तक चलता है। तो एक लंबे टाइम तक चलने वाला ये जो विद्रोह रहता है, करीब 47 साल तक चलने वाला जो विद्रोह रहता है, इसमें कुल मिला के एक टाइम पे कहा जाता है कि 40 से 50 हज़ार की सेना रहती है, और इस हद तक इसने मोबिलाइज किया था कि
जो फ़कीर थे वो अपने साथ मुस्लिमों को मोबिलाइज कर रहे थे, जो सन्यासी थे अपने साथ हिंदुओं को मोबिलाइज कर रहे थे। इन सब का नतीजा ये होता है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और जो फ़कीर और सन्यासी हैं उनके बीच में युद्ध होता है, और बड़े मेहनत मशक्क़त के बाद 1800 तक आते आते स्थिति पे इनका काबू होता है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि ये एक बार अगर शुरू हो जाता है तो ये एक सीरीज़ बन जाता है। बंगाल में ही अगर हम बात करें तो बंगाल में जो है सन्यासी और फ़कीर के बाद जो 1800 तक चलता रहता है, उसके बाद क्या होता है कि शेरपुर परगना में जो कि मेमेंसिंग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहाँ पे करीम शाह और उसके वारिस टीपू शाह एक नया धार्मिक आंदोलन शुरू करते हैं, और यहाँ पे गारो, हजंग और हादी जैसे कबीलों को जोड़ के जमींदारी सिस्टम के खिलाफ अपने आप को वो करते हैं, मतलब लामबंद करते हैं। फिर बाद में टीपू शाह क्या करता है कि 1824 में पागलपंथी सेक्ट का गठन करता है, और ये एक न्यू रिजाइम और जस्ट रेंट की बात करता है। उसी तरह से बंगाल के दूसरे हिस्से में तारीख ए मोहम्मदिया नाम से एक और धार्मिक आंदोलन शुरू होता है, जिसके नेता रहते हैं तीतू मीर। अपना जो करियर है ये एक किराए के मतलब बॉडीगार्ड के रूप में शुरू करते हैं लोकल ज़मींदार के। बाद में वो मक्का चले जाते हैं और वहाँ पे ये सैयद अहमद राय बरेलवी के असर में आते हैं, जो कि एक इस्लामिक स्कॉलर, एक रिवाइवलिस्ट स्कॉलर रहता है। और चूँकि इसका ताल्लुक राय बरेली से यानी कि अवध से रहता था, तो ये एक तरीके से बाहर का इन्फ्लुएंस इस पे था। इस कंपेयर टू बात करें तो बंगाल से तो बाहर ही हुआ ना। तो वो फिर वापस आता है यहाँ पे इस्लाम धर्म की दीक्षा देने के लिए, और फिर 24 परगना के उत्तर में ये जो है वहाँ पे ट्रेनिंग मतलब एक तरीके से अपना काम शुरू करता है। इसके जो फॉलोअर्स होते हैं वो मुख्यतः मुस्लिम होते हैं, और जो यहाँ पे जो ज़मींदार होते हैं वो ज़्यादातर ऐसा माना जाता है हिंदू रहते हैं। तो यहाँ का जो ज़मींदार लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेहिसाब टैक्स वसूल करते हैं, और इसलिए तीतू मीर इनके खिलाफ विद्रोह का झंडा खड़ा कर देता है, और यहाँ पे एक बहुत ही मतलब किसान आंदोलन उग्र हो जाता है। 1831 तक यहाँ पे चलते रहता है। इसी टाइम के अगर हम बात करें तो एक और रिलीजियस मूवमेंट शुरू होता है जिसको हम कहते हैं फरैजी मूवमेंट, और इसको लीड करता है पूर्वी बंगाल में हाजी शरीयतुल्लाह। ये तरीका मूवमेंट की तरह रहता है, लेकिन बस इसका अंतर ये रहता है कि ये जो है ये इंडिजीनसली रहता है। ये इसका जो ओरिजिन रहता है ये यहीं का रहता है, और कॉलोनियल जो लोग रहते हैं मतलब ये इंडिजीनियसली रहते हैं, और इसका जो मेन जो मतलब ऑब्जेक्टिव रहता है वो इस्लाम को प्यूरिफाई करने का रहता है, और जो भी गैर इस्लामी जो बिलीफ है उससे मुक्त करना है इस्लाम को। तो मतलब एक तरीके से रिलीजियस आउटलुक ही इनका देखने को हमें मिलता है। तो सेम कहानी मोपला में भी जाती है, जहाँ पे यहाँ के जो लीडर रहते हैं वो भी रिलीजियस लाइन पे एक होते हैं, और एक जिसे कहते हैं कि रिलीजियस लाइन पे एक होने वाले यहाँ पे लीडर जो है यहाँ के जो हिंदू जो भी लैंडलॉर्ड रहते हैं उनके खिलाफ एक होते हैं।
तो इस तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ पे जो 1857 से पहले के जो किसान विद्रोह रहते हैं वो मतलब अगर जंगल के बाहर अगर हम बात करें तो बहुत हद तक धर्म के नाम पे इकट्ठे होते हैं। वहीं अगर हम कब जनजातीय आंदोलन की अगर हम बात करते हैं तो जनजातीय आंदोलन जो है वो उनका जो मेन प्रॉब्लम रहता है वो चाहते थे कि मतलब उनका जो एरिया होता था वहाँ पे चाहते थे कि उनको ऑटोनॉमी मिले। जब तक ट्रेडिशनल राज था तब तक तो सब ठीक था, लेकिन जैसे जैसे अंग्रेज़ों का असर बढ़ने लगा तो वो अपने साथ दिखुओं को यानी बाहरी लोगों को अपने साथ लेके आए। और इन दिखुओं ने क्या किया कि ये दिखू सूदखोर बन गए, और सूदखोर बनने की वजह से ये लोगों से बेहिसाब मतलब जिसका कोई हिसाब नहीं वैसा सूद लेने लगे यानी ब्याज लेने लगे। इससे जो यहाँ के जो कबीले थे यानी जनजातीय लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए और इनके खिलाफ विद्रोह कर दिए। तो कुछ हम जनजातीय विद्रोह को भी नज़र डालते हैं। जैसे एक भील है, भीलों का विद्रोह है, भील विद्रोह होता है। और 1818 में जब मराठों को हरा दिया जाता है तो एक्चुअली में भील मराठा साम्राज्य के खानदेश वाले इलाके में रहते थे। और वहाँ पे ये मराठों के हराने के बाद जब अंग्रेज़ों का यहाँ पे कब्ज़ा हुआ तो वो यहाँ पे बाहरी लोगों को लेके आते हैं। लेकिन इस चीज़ से नाखुश हो जाते हैं यहाँ के भील, और यहाँ पे भील अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं। फाइनली ये मामला 1831 में शांत होता है जब यहाँ के रामोसी जो लीडर रहते हैं उमाजी राजे जो कि पुरंदर से थे वो उसे कैद कर लिया जाता है और उसे फांसी पे लटका दिया जाता है। वहीं भील के जो लोकल राइवल थे जिनका नाम था कोली, ध्यान रखिए कोली है, कोल नहीं, ठीक। तो ये अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में थे। ये इन्होंने भी 1829 में चैलेंज किया था अंग्रेज़ों को, लेकिन उन्हें अंग्रेजी सेना द्वारा तुरंत ही हटा दिया गया। लेकिन जो बगावत के जो बीज थे वो 1844 में फिर से उठते हैं, और यहाँ पे जो कोली लीडर है यहाँ पे सफलतापूर्वक अंग्रेज़ों के खिलाफ 2 साल तक युद्ध करता है। छोटा नागपुर और सिंहभूम क्षेत्र में कोल कबीले के लोग रहते हैं। यहाँ पे कोल ही थे, यहाँ पे कोल हैं, आई का फर्क रहता है। कहाँ पे? छोटा नागपुर और सिंहभूम में, जो कि बिहार और उड़ीसा का इलाका था। यहाँ पे क्या होता है कि ये जो कोल लोग थे 1831 से 32 के बीच में यहाँ पे विद्रोह कर देते हैं। और वजह क्या रहती है? यहाँ का जो राजा रहता है, छोटा नागपुर का राजा रहता है, वो बहुत सारे दिखुओं को और सूदखोरों को यहाँ पे ले आता है, और ये जो लोग हैं यहाँ पे लूट मार मचाते हैं। और मतलब जनजातियों के जो संसाधन हैं उसके इलाकों पे कब्जा करने की कोशिश रहते हैं, और जनजातियों के जो मतलब जनजातियों का जंगल रहता है वहाँ पे ये सूदखोर आते हैं, उनसे महाजनी करते हैं, पैसे लेते हैं। और पैसे क्यों लेते हैं, मतलब पैसे महाजनी ये क्यों करते हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है कि अंग्रेज इनको अब चाहते थे कि ये किसान बन जाएं, और किसान बनेंगे तो फिर कैसे मतलब रेवेन्यू निकालेंगे। तो रेवेन्यू निकालने के लिए इन्होंने बेहिसाब पैसा वसूल करना शुरू किया। और जब पैसे की बारी आई तो फिर जनजातियों के पास पैसे नहीं थे, तो फिर ये सूदखोर आ गए, दिखू लोग आ गए और प्रॉब्लम क्रिएट करने लगे। सेम केस यहाँ पे संथालों का जाता है 1855-56 में। संथालों के इनका एरिया काफ़ी बड़ा था, इसलिए इनका असर भी काफ़ी अच्छा खासा रहा। तो एक टाइम तक तो ऐसा हो गया कि ये पूरे एरिया में इनका कब्ज़ा रहा, और
यहाँ पे अंग्रेज़ों की जो है सत्ता गिर गई। तो अंग्रेज़ यहाँ पे अपनी स्थिति को सुधारने के लिए दोबारा से कोशिश करते हैं और यहाँ के जो संथाल विद्रोह है 1856 तक आते आते इस विद्रोह को दबा देते हैं। लेकिन उनका एक और बड़ा विद्रोह एक महान विद्रोह अभी उनका इंतज़ार करता होता है, जो कि ठीक अगले साल होता है। और ये विद्रोह जो होता है कम से कम 3 साल तक चलता है। और इस विद्रोह से ऐसा होता है कि जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी रहती है उसका पूरा सफाया होता है। इसे हम कहते हैं 1857 का विद्रोह। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो यही रहेगा 1857 रिवॉल्ट। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।